हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेटलमेंट से। तो सेटलमेंट का मतलब होता है कि समझौता कर लेना। जब दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लेती हैं तो उसे हम कहते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब समझ में आ गया। आर्बिट्रेटर एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इनक्वायरी सेटलमेंट। किसी भी टाइम आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान सेटलमेंट के लिए कह सकता है, पर इसमें दोनों पार्टीज़ की आपस में मर्जी होगी, दोनों पार्टीज़ आपस में साइन करेंगे, उसके बाद ही सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट में दोनों पार्टीज़ खुश होंगे। पर अगर अवार्ड में ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी खुश हो दूसरी पार्टी ना हो, पर सेटलमेंट में दोनों पार्टीज़ खुश होंगी, तभी हम सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट में किसी भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू गिव रीज़न इन दिस केस। इसको हम कहते हैं सेटलमेंट। नेक्स्ट है रिजाइम ऑफ कॉस्ट। रिजाइम ऑफ कॉस्ट में हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट कितनी लगती है, मतलब कि आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जितना भी खर्चा होता है उस सब खर्चे के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमको बताते हैं तीन चीज़ें कि व्हेन कॉस्ट पेबल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, कौन सी पार्टी किसको खर्चा देगी, कितना खर्चा देगी और कब देगी। अमाउंट whether the cost payable by one party to the another, amount of cost when such costs are to be paid। कौन सी पार्टी किसको पैसा देगी, कितना पैसा देगी और कब देगी, ये सब है। इस कॉस्ट में क्या क्या आ गया है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड एविडेंस। जनरली जो अनसक्सेसफुल पार्टी होती है वो सक्सेसफुल पार्टी को पैसा देती है। मतलब अनसक्सेसफुल पार्टी पेज कॉस्ट टू सक्सेसफुल पार्टी। हारने वाली पार्टी जो है वो जीतने वाली पार्टी को पैसा देती है। पर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी से भी हम प्रपोर्शनेट अमाउंट ले सकते हैं। तो रिजीम कास्ट का यही मतलब है कि जितने भी सारे कॉस्ट हैं उन सबको कौन देगा, किसको देगा, यही सब है इसमें। एंड आर्बिट्रेटर क्या हमसे इंटरेस्ट भी ले सकता है? तो हाँ, आर्बिट्रेटर हमसे इंटरेस्ट भी मांग सकता है। नेक्स्ट है करेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड एडिशनल अवार्ड। अगर कभी ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन ने जो अवार्ड दे दिया हुआ है, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि इसने क्या लिख दिया हुआ है। इंटरप्रिटेशन हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसने कुछ गलत अवार्ड दे दिया हो। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में आर्बिट्रेटर को रिक्वेस्ट करेंगे टू प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करो। और आर्बिट्रेटर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर उसको इंटरप्रेट करके बताएगा कि सही में इसका क्या मतलब है, और अगर गलत है तो फिर सही भी करके देगा 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर पार्टी कुछ भूल गई है, कुछ अमिट हो गया उससे, जैसे कि अगर हमने 10 चीज़ों का इंटरप्रिटेशन मांगा था और पार्टीज ने जो है वो 8 का ही दिया, 2 का भूल गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर को फिर से कहेंगे कि 2 का तो फिर से तो भूल गया हुआ है, चल 2 का फिर से इंटरप्रिटेशन दे। तो फिर इसको वो फिर से वो इंटरप्रिटेशन देगा, मतलब कि टू पास एन एडिशनल अवार्ड, मतलब कि कुछ जो छूट गया था, जो ओमिट हो गया था, उसके ऊपर फिर से अवार्ड देगा। और इसके लिए एडिशनल अवार्ड के लिए विद इन कितने दिन में देगा, 60 डेज़ के अंदर देगा। आर्बिट्रेटर कितने दिन के एडिशनल अवार्ड देगा, 60 डेज़ के अंदर अंदर देगा। आर्बिट्रेटर जो है वो इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है टाइम को, अगर रिक्वायर्ड होगा तब। जनरली हम इसमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कुछ करेक्ट करवाना है, या फिर इंटरप्रिटेशन करवाना है, या फिर कुछ और छूट गया हुआ है उसके ऊपर हमको अवार्ड चाहिए, तो फिर इन सबको तो हम आर्बिट्रेटर को फिर से बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा इसमें, कि अगर कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर है या फिर कुछ मिस्टेक है, कुछ हमने करेक्ट करवाना है, तो फिर हम अवार्ड आने के 30 दिन के अंदर अंदर हम आर्बिट्रेटर को फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो कितने दिन में हमको प्रोवाइड करवा देगा। वो जो भी हमारा मिस्टेक हुई होगी वो कितने दिन में सही कर देगा, 30 दिन के अंदर अंदर। पर अगर कोई इंटरप्रिटेशन अगर हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर हमने उसका इंटरप्रिटेशन मांगा होगा, तो 30 दिन के अंदर अंदर मांगेंगे, और वो जो आर्बिट्रेटर है वो हमको 30 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड कर देगा। और अगर कुछ ओमिट हो गया, कुछ छूट गया हुआ है, तो हम 30 दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर को रिक्वेस्ट करेंगे, और वो हमको आर्बिट्रेटर में एडिशनल अवार्ड विद इन द 60 डेज़, और वो हमको एडिशनल अवार्ड कितने 60 डेज़ के अंदर अंदर दे देगा। और इफ़ आर्बिट्रेटर इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता है अगर ज़रूरी है तो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। कभी कभी जब ऐसा होगा कि हम जो आर्बिट्रल अवार्ड आया है तो हम उससे खुश नहीं हैं, तो हम उसको सेट असाइड करना चाहते हैं, तो हम
कब कब कर सकते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड इफ़ द पार्टी प्रूव डैट। अगर पार्टी प्रूफ कर देती है ये सब चीज़ें तो फिर जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो सेट असाइड हो सकता है। अगर पार्टी प्रूफ कर देती है कि ही वाज अंडर द सम इनकैपेसिटी, एक पार्टी जो है वो इनकैपेसिटी है, मतलब कि वो थोड़ा पागल है, वो उसकी इनकैपेसिटी है, तो फिर वो अवार्ड जो वो सेट असाइड हो सकता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज़ इनवैलिड, अगर हम प्रूफ कर देते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड है, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था वो जिस ग्राउंड्स में हुआ था वो ग्राउंड से वैलिड नहीं है, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा। नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट की वो पार्टी बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दे दिया, मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, तो इस केस में भी सेटिसाइड हो जाएगा। आर्बिट्रल अवार्ड कंटेन डिसीजन बियॉन्ड स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब कि आर्बिट्रल अवार्ड ऐसा आ गया है, मतलब कि आर्बिट्रेटर ने एक ऐसा अवार्ड दे दिया जो कि उसके स्कोप में नहीं है, स्कोप में नहीं है, मतलब कि जैसे कि जो आर्बिट्रेटर है वो सिविल केसेस के ऊपर अवार्ड दे सकता है, सिविल केसेस में सिविल डिसीजन दे सकता है, पर उसने एक ऐसा डिसीजन दे दिया जो कि क्रिमिनल डिसीजन है, तो कि वो तो उसके स्कोप में ही नहीं है, तो वो कैसे दे सकता है, इसीलिए हम उसको सेटिसाइड कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन इज़ नॉट एज़ पर द एग्रीमेंट, मतलब कि जो एग्रीमेंट 1 3 4 मतलब कि जितने आर्बिट्रेशन होने चाहिए वो एग्रीमेंट के हिसाब से उतने नहीं हैं, तो इस केस में भी सेटिसाइड कर सकते हैं। और हम सेटिसाइड कब कर सकते हैं, पार्टी कैन अप्लाई टू द कोर्ट विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम रिसीविंग द आर्बिट्रेटर अवार्ड फॉर सेटिंग असाइड, जब हमको आर्बिट्रेटर अवार्ड मिल जाता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर हम सेटिसाइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्दर एक्सटेंशन कैन बी मेड फॉर मोर देन 30 डेज, और हमको 30 दिन का फर्दर एक्सटेंशन भी मिल सकता है, ठीक है। और बस यही है इसके पॉइंट्स। कब कब अप्लाई कर सकते हैं हम, तो जब पार्टी इनकैपेबल थी, एग्रीमेंट इनवैलिड था, नोटिस हमको नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट, हमको अपॉइंटमेंट की प्रॉपर नोटिस नहीं मिली, अवार्ड कंटेन द डिसीजन, जो उसमें डिसीजन दिया हुआ है अवार्ड दिया वो बियॉन्ड द स्कोप, उसके स्कोप के बियॉन्ड है, और जो कंपोजिशन है वो नॉट एज़ पर द एग्रीमेंट है। इन सब केसेस में हम क्या कर सकते हैं, सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट, तो इन्फोर्समेंट का मतलब है कि कोर्ट के कि आर्बिट्रल अवार्ड किस तरीके से इन्फोर्स करवाया जाता है। तो व्हेन द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेटिंग असाइड इज एक्सपायर्ड द अवार्ड ऑफ द अफोरसेड डिग्री ऑफ द कोर्ट, आर्बिट्रल अवार्ड उसी तरीके से इन्फोर्स कराया जाएगा जिस तरीके से कोर्ट की डिग्री इन्फोर्स कराई जा सकती है। जिस तरीके से हमको कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ता है उसी तरीके से हमको आर्बिट्रल अवार्ड भी मानना पड़ेगा। कोर्ट की डिग्री ना मानने पे जो हमारे साथ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस हमारे साथ हो सकते हैं अगर हम आर्बिट्रल अवार्ड ना माने तो। If application to set aside is filed, shall not make award enforceable unless stay order passed by the court, मतलब कि जब हम कोर्ट को अप्लाई कर देते हैं कि सेट असाइड के लिए, तो इस असाइड अप्लाई करने से क्या हमारी जो अवार्ड है वो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, तो नहीं, सिर्फ अप्लाई करने से अनइन्फोर्सेबल नहीं हो जाएगा, जब तक कि कोर्ट है उस पर ऑर्डर कोई पास नहीं कर सकती, ऑर्डर कोई पास नहीं कर देती तब तक वो अनइन्फोर्सेबल नहीं होगा। कोर्ट में पास स्टे ऑर्डर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, को स्टे ऑर्डर का भी कोर्ट क्या कर सकता है, स्टे का भी ऑर्डर पास कर सकता है। अपीलेबल ऑर्डर्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर हम कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा मामला जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर दो, और कोर्ट जो है वो मना कर देती है कि हम आपका मामला आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिफ्यूजिंग रेफर, यहाँ पे क्या है, रिफ्यूजिंग टू द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, या फिर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग ग्रांट एनी मेजर, या फिर कोर्ट हमको, या तो अगर हम आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ गया और हमको सेट असाइड करना है तो हम कोर्ट के पास जाते हैं कि ये जो अवार्ड आया है इसको सेट असाइड कर दो, या तो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है सेट असाइड करने से, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम अपील कर सकते हैं कि हम कोर्ट ने हमारे मामले को सेट असाइड नहीं करा या फिर सेट असाइड कर दिया, यहाँ तो कोर्ट ने आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र नहीं किया, तो इन सब केसेस में हम अपील कर सकते हैं,
ठीक है, जो जिस पार्टी को दिक्कत होगी वो पार्टी जाके अपील कर सकती है। नेक्स्ट पेज में भी ये सेम लिखा हुआ है कि अगर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंटरिम मेजर, कि अगर कोर्ट हमको मना कर देती है, इंटरिम मेजर वही है जो मैंने केसेस बताए थे, अगर कोर्ट हमको मना कर देती है इंटरिम मेजर से, इंटरिम मेजर्स के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बट हम अपील एक ही बार कर सकते हैं, एक ही कोर्ट में कर सकते हैं। सेकंड अपील जो है वो पॉसिबल, नो सेकंड अपील शैल, जो सेकंड अपील है वो नहीं हो सकती। और अपील हम कहाँ पे करेंगे, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके हम अपील कर सकते हैं। किस केसेस में अपील कर सकते हैं, अगर जो है उन्होंने कोर्ट ने मना कर दिया कोई भी हमको हमारे मामले को रेफ़र करने से, आर्बिट्रेशन के मामले को रेफ़र करने के लिए, या तो सेट असाइड करने के लिए मना कर दिया, किसी चीज़ के लिए अगर मना कर दिया तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है डिपॉजिट। डिपॉजिट में क्या होता है ना कि जो आर्बिट्रेटर है वो बोलता है कि पार्टीज़ को बोलता है कि एक अमाउंट को जमा करवा दो। तो आर्बिट्रेटर क्या कहता है, एक अमाउंट को बोलता है कि जमा करवा दो। तो अगर इफ़ द काउंटर क्लेम हैज़ बीन सबमिटेड इफ सेपरेट अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ क्लेम ऑफ द काउंटर क्लेम, वो कहता है कि एक सेपरेट अकाउंट को जमा करवा दो, दोनों पार्टीज़ को इक्वल जमा करवाने के लिए कह देता है। पर अगर एक पार्टी फेल हो जाती है जमा करवाने के लिए, एक पार्टी कहती है मैं नहीं जमा कर सकती, तो उसकी जगह पे दूसरी पार्टी को कहा जाएगा कि तुम जमा कर दो। पर अगर दोनों पार्टी पैसा नहीं पे कर पाती हैं तो हम क्या करते हैं, तो आर्बिट्रेटर क्या कर देगा, या तो जो प्रोसीडिंग्स हो गए उनको टर्मिनेट कर देगा, या तो सस्पेंड कर देगा। अगर दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी है जो मर जाती है, तो इस केस में क्या होता है, जो एक पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे का कामकाज देखते हैं। और अगर दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो आगे का कामकाज उसके लिए उस एक पार्टी की जगह पे एक हम रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं, तो आगे का कामकाज उसके रिसीवर देखता है। रिसीवर का मतलब यहाँ पे वो होता है जो जैसा कि एक ऑफिशियल असाइनी होता है जो हमारा कामकाज देखता है, हमारे एसिड बेचता है, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करता है, वो होता है रिसीवर। अब इसके आगे कंसिलेशन स्टार्ट है, तो कंसिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की वीडियो में इतना ही, तो यहाँ तक की वीडियो में समझ आ जाएगा सारा कुछ। और नेक्स्ट हम कंसिलेशन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ठीक है, बाय बाय गाइज़।